Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 12 of the course Network Security. As you are aware that we are in the second part and we are discussing how cryptography can be used as a network security tool. Broadly speaking, we use cryptography in order to make our communication secure in our network and also in any type of information communication that is carried out from a sender to a receiver. Let us first have a look what we have explored in previous lecture. If you remember, we discussed the three dimensions of a cryptographic system. हमने ये बात की थी कि अगर आप एक क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम बनाना चाहते हैं, आप अपनी कोई क्रिप्टोग्राफी स्कीम बनाना चाहते हैं, आप अपना कोई एल्गोरिथम बनाना चाहते हैं, या दूसरे अल्फाज में ये कहा जाए कि जितने भी एग्जिस्टिंग या करंटली वर्किंग ऑपरेशनल क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स हैं, उनमें ये तीन डायमेंशंस पाई जाती हैं या उनके ये तीन फीचर्स एग्जिस्ट करते हैं। या दूसरे अल्फाज में ये भी कहा जा सकता है कि अगर कोई भी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम डेवलप किया जाएगा, सो इन तीन चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। जिसमें सबसे पहले हमने ये बात की थी कि उस क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में क्या ऑपरेशन परफॉर्म होता है जिससे प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में तब्दील हो जाता है। वो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम कौन सा मैकेनिज्म, कौन सा ऑपरेशन इस्तेमाल करेगा जिसमें प्लेन टेक्स्ट साइफर टेक्स्ट में तब्दील हो जाता है। यहाँ पर हमने ये बात की थी कि वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, दैट वाज सब्स्टिट्यूशन एंड ट्रांसपोजिशन। सब्स्टिट्यूशन में हम ये करते थे कि प्लेन टेक्स्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रिप्लेस कर देते थे, उनकी जगह कोई और एलिमेंट्स सब्स्टिट्यूट कर लेते थे। जबकि ट्रांसपोजिशन में हम पोजीशन चेंज कर लेते थे, साइफर प्लेन टेक्स्ट के ही एलिमेंट्स होते थे और उनको आपस में शफल कर लेते थे ताकि हम एक साइफर टेक्स्ट बना सकें। और रिसीवर साइड पर उन्हीं एलिमेंट्स को रीअरेंज कर लेने से, रीऑर्डर करने से साइफर टेक्स्ट से हमें वापस प्लेन टेक्स्ट रिसीव हो जाता था। हमने ये भी बात की कि जब आप किसी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम की बात करते हैं तो आपको एक दूसरी चीज़ ये देखनी होती है कि उसमें नंबर ऑफ कीज़ कितनी यूज़ हुई हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ कीज़ हैव बीन यूज्ड। एंड ब्रॉडली स्पीकिंग वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ और यस वी कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ टू कीज़। आपके पास दो मैकेनिज्म्स हैं, आप सिंगल की भी यूज़ कर सकते हैं और आप टू कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको सिंगल की क्रिप्टोग्राफी कहें, आप इसको क्लासिकल एन्क्रिप्शन कहें, आप इसको सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी कहें, या आप इसको सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी कहें, ये सारी की सारी एक ही बात है। जबकि टू वीज को आप एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, और आप इसको टू कीज क्रिप्टोग्राफी भी कह सकते हैं। सो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम की सेकंड डायमेंशन ये थी कि आप नंबर ऑफ कीज कितनी यूज कर रहे हैं। और लास्टली हमने ये बात की थी द वे इन विच प्लेन टेक्स्ट इज प्रोसेस्ड। प्लेन टेक्स्ट कैसे प्रोसेस हो रहा है, यहां पे हमने ये बात की थी कि आर द एलिमेंट्स इन द प्लेन टेक्स्ट कन्वर्टेड टू साइफर टेक्स्ट एलिमेंट बाय एलिमेंट, करैक्टर बाय करैक्टर, बिट बाय बिट, ऐसे साइफर टेक्स्ट में तब्दील हो रहा है, या आप उसको पूरा ब्लॉक दे रहे हैं, आप उसको पूरे का पूरा साइफर टेक्स्ट कंप्लीट दे रहे हैं उस क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में एज एन इनपुट, और वो इसको एज अ होल आउटपुट के तौर पर प्रोड्यूस कर रहा है। सो आपके पास ये तीन चीज़ें हैं, इनको थ्री डायमेंशंस हैं। यू नीड टू टेक केयर अबाउट दीज थ्री डायमेंशंस whenever you want to talk about cryptography. We have also discussed the unconditional and computational security. Unconditional security अगर आपको याद हो तो हमने ये बात की थी कि आप उस पर कोई भी मैकेनिज्म अप्लाई कर लें, आप उसको कितना भी ब्रेकअप करने की कोशिश करें, अनकंडीशनल सिक्योरिटी कभी भी ब्रेक नहीं हो पाएगी, कभी भी ब्रेक नहीं हो पाएगी। और इसकी एक एग्जांपल हमने डिस्कस की थी,
वन टाइम पासवर्ड की, OTP, ठीक है। और मैंने आपको वन टाइम पासवर्ड की एग्जांपल किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर एक सील की तरह दी थी। जिस तरह किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के स्क्रूज पर एक सील होती है और वो सील फॉर वन टाइम यूज होती है, और आपको ये लिखा जाता है कि अगर ये सील ब्रोकन है सो आप ये प्रोडक्ट यूज न करें, या आप समझ जाएं कि ये प्रोडक्ट पहले किसी के इस्तेमाल में थी और इसको खोला गया था। और अगर सील इन कॉन्टेक्ट है इसका मतलब है कि ये अब तक किसी ने यूज नहीं किया। सो वन टाइम पासवर्ड में भी हमने यही बात की थी कि जब आप किसी क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम में वन टाइम पासवर्ड लगाते हैं, सो दैट इज यूज्ड ओनली वंस, दैट इज यूज्ड ओनली वंस। इसको दोबारा या रीयूज नहीं किया जा सकता। इसके साथ वन टाइम पासवर्ड या OTP के साथ कुछ और इश्यूज हैं जो कि हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में मजीद देखेंगे। कंडीशनल सिक्योरिटी में या कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी में हमने ये बात की थी कि आपको उसको ब्रेकअप करने के लिए ढेर सारी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। सम टाइम आपको वेरी हाई एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए होती है, सम टाइम आपको ढेर सारे ह्यूमंस चाहिए होते हैं। सो उस की को ब्रेक करना या उस क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को ब्रेक करना कंप्यूटेशनली इम्पॉसिबल हो जाता है, और पॉसिबल उस केस में होता है जब आप कई साल तक उसको ब्रेकअप करने की कोशिश करें। तो जाहिर है इतने रिसोर्सेज किसी के पास है नहीं, तो हम कहते हैं कि ये कंप्यूटेशनल सिक्योरिटी है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट वीक में डिस्कस किया वो था क्रिप्टो एनालिसिस और ब्रूट फोर्स अटैक। याद रखिए कि अटैकर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, अटैकर का या क्रिप्टो एनालिस्ट का। क्रिप्टो एनालिस्ट और अटैकर दोनों ही उस क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को ब्रेक करना चाहते हैं या उस साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट हासिल करना चाहते हैं। वो रिवील करना चाहते हैं कि ये कम्युनिकेशन क्या चल रही है। क्रिप्टो एनालिस्ट को आप ऐसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये सिक्योरिटी के एक्सपर्ट्स होते हैं और ये एनालाइज करते हैं कि जो क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम डेवलप हुआ है क्या इसमें कोई सिक्योरिटी फ्लॉ तो नहीं है। वो उसको एनालाइज करते हैं, वो उसको एक्सप्लोर करते हैं और उस पर डिफरेंट किस्म के टेस्ट्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, अटैकर की इंटेंशन जो है वो सिंपली उस सीक्रेट कम्युनिकेशन को रिवील करके डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज करना होती है। सो जो पर्सन क्रिप्टो एनालिसिस परफॉर्म करता है उसको हम क्रिप्टो एनालिस्ट कहते हैं। एनालिस्ट वो पर्सन जो कि एनालिसिस कर रहा है, या आप ये कहें कि क्रिप्टो एनालिस्ट क्रिप्टो एनालिसिस परफॉर्म करता है। क्रिप्टो एनालिसिस में क्या था, हमने ये बात की थी कि वो एनालाइज करता है, वो देखता है कि ये प्लेन टेक्स्ट है, इससे साइफर टेक्स्ट कैसे आया, साइफर टेक्स्ट आने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। वो हिट एंड ट्रायल भी कर सकता है, वो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो डिफरेंट तरीकों से उसमें उस साइफर टेक्स्ट को बड़ा थॉरली इन्वेस्टिगेट करके, बड़ा थॉरली उसको एक्सप्लोर करके वो ये जानना चाहता है कि साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट कैसे हासिल होता है या प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट कैसे हासिल होता है। और अगर आपको याद हो तो हमने ये भी बात की थी कि 4 टाइप्स के अटैक्स हैं, या आपको प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट मिला होता है, या आपके पास साइफर टेक्स्ट होता है, या आपके पास की होती है। ठीक है, सो मुख्तलिफ कम्बिनेशंस को यूज करते हुए ये जानने की कोशिश की जाती है कि ये सीक्रेट मैसेज अवेल कैसे हुआ। ब्रूट फोर्स जैसा कि नाम से जाहिर है, आप इसमें ब्रूटैलिटी यूज करते हैं, आप इसमें बड़ी एग्जॉस्टिव किस्म की ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस यूज करते हैं। ब्रूट फोर्स अटैक में आप ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस यूज करते हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर आप अगर 2⁴ की बात करते हैं सो आपके पास 16 पॉसिबल कम्बिनेशंस बनती हैं। सो ब्रूट फोर्स अटैक में वो ऑल 16 कम्बिनेशंस अप्लाई करेगा। मैं एक सिंपलेस्ट एग्जांपल दे रहा हूं 2⁻16 की, हालांकि अगर आपको याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि आपकी कीज जो हैं वो 2⁻32, 2⁻128, 2⁻256 तक जा सकती हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कर रहा हूं कि ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस अप्लाई की जाती हैं और ये देखा जाता है कि कोई एक कम्बिनेशन कब काम करती है। यहां पे आपको क्रिप्टो एनालिसिस और ब्रूट फोर्स अटैक में एक आसान एग्जांपल से
डिफरेंस बताने की कोशिश करूंगा। एज्यूम करें कि आपके पास एक ताला है, एक लॉकर है, और आपके पास चाबियों का एक बहुत बड़ा सा गुच्छा है जिसमें 30-40 चाबियां हैं। आपका काम यह है कि आप इस ताले को अनलॉक करना चाहते हैं। यू वॉन्ट टू अनलॉक दिस पर्टिकुलर लॉकर। अगर आप इस पर क्रिप्टो एनालिसिस की बात करते हैं तो आप ये देखेंगे, आप एनालाइज करेंगे कि ये ताले की मेक कौन सी है और इस किस्म के तालों की यूजुअली कौन सी चाबियां होती हैं, ठीक है। और अगर ये चाइनीज ताला है तो जो चाबियों का गुच्छा है, क्या उसमें चाइनीज चाबियां मौजूद हैं जो हम ट्रेडिशनल ताला इस्तेमाल करते हैं। लेट्स से उस चाबियों के गुच्छे में 3 चाबियां जो हैं वो चाइनीज मेड थी। फिर उसमें से आप देखते हैं कि ताले के साइज के मुताबिक कौन सी चाबी इसमें ज्यादा फिट हो सकती है, और एज्यूमिंग कि उन 3 में से आप एक चाबी को सेलेक्ट करते हैं और वो आप ताले में यूज करते हैं और ताला उससे अनलॉक होता है। सो आपने एनालिसिस किया, आपने ताले को देखा, आपने अवेलेबल चाबियों को देखा, आपने थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल किया, आपने पॉसिबल गेस किया, आपने थोड़ी सी अपनी इंटेलिजेंस यूज की और उसके बाद आपने उसको अनलॉक करने की कोशिश की। जबकि इसी एग्जाम्पल को अगर ब्रूट फोर्स के अकॉर्डिंग ले लिया जाए, सो ब्रूट फोर्स अटैक क्या होगा कि आप ये नहीं देखेंगे कि ताला किस टाइप का है, उसमें कौन सी चाबी लेंगे। आप चाबी नंबर की नंबर 1 से लेंगे, 1 पहले इंसर्ट करेंगे, काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो 2 की नंबर 2 इंसर्ट करेंगे। 2 से अनलॉक हो गया तो ठीक है, वरना की नंबर 3 यूज करेंगे। 3 से अनलॉक हो गया तो ठीक है, नहीं तो की नंबर 4, और इस तरह करते करते आप उस वक्त तक वो सारी कीज ट्राई करेंगे जब तक कि वो ताला अनलॉक नहीं हो जाता। सो ये क्या था, ये ब्रूट फोर्स अटैक था। आपने हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन, हर पॉसिबल की अप्लाई की ताकि वो अनलॉक हो सके। सो बिल्कुल आपके नेटवर्क सिक्योरिटी में भी ऐसा ही होता है कि या आप क्रिप्टो एनालिसिस करते हैं या आप ब्रूट फोर्स अटैक करते हैं। तो क्रिप्टो एनालिसिस में आप इंटेलिजेंस यूज करेंगे, आप अपना दिमाग लड़ाएंगे, आप एनालिसिस करेंगे, आप फाइंड आउट करेंगे, आप इन्वेस्टिगेट और एक्सप्लोर करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इसमें कौन सी की यूज हो सकती है। जबकि ब्रूट फोर्स अटैक में आपको कोई इंटेलिजेंस लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 1 बाय 1 करते हुए यूज करें, अनलेस कि वो आपके पास लॉक जो है वो ब्रेक हो जाए या टेक्स्ट रिवील हो जाए या वो अनलॉक हो जाए। और लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की थी जिसमें हमने क्रिप्टोग्राफी थ्रू शिफ्ट साइफर हमने यूज किया था और हमने देखा था कि कैसे आप किसी साइज की को यूज करते हुए अल्फाबेट्स को शिफ्ट कर सकते हैं। इसके बारे में मजीद बात भी इंशाल्लाह आज के लेक्चर में जारी रहेगी। लेट अस फर्दर हैव अ लुक ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन टुडेज लेक्चर। सो we will explore a couple of more examples of shift cipher. Yes, interestingly, shift cipher is a very first cryptographic system for you, and it is very important for you to have a clear understanding and to have a sound understanding of this particular cryptographic scheme. We will continue our discussion on monoalphabet cipher with an example will also be discussed. मोनोअल्फाबेटिक साइफर क्या होते हैं और किसी एग्जाम्पल के थ्रू हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में ये भी देखेंगे। और जो इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो मज़े की बात है, वो ये है कि आज के लेक्चर में हम क्रिप्टो एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। आपको हम एक साइफर टेक्स्ट देंगे, एक साइफर टेक्स्ट के अगेंस्ट कैसे प्लेन टेक्स्ट हासिल किया जा सकता है वो भी हम परफॉर्म करेंगे और ये हमारी एग्जाम्पल्स में शामिल होगा। सो आज का लेक्चर इस लिहाज से भी मज़ीद इंटरेस्टिंग है कि आप एक क्रिप्टो एनालिस्ट के तौर पर आप एक न्यू नॉलेज सीखेंगे। आज के लेक्चर के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर you would be able to present an overview of more cryptographic schemes and you will understand the limitation of each scheme. हम कुछ नई क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करेंगे, कुछ नई टेक्निक्स यूज करेंगे और आप देखेंगे कि हर टेक्निक की कुछ एडवांटेजेस हैं लेकिन कुछ लिमिटेशंस हैं। हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि वो क्रिप्टोग्राफिक स्कीम कितना इजीली ब्रेकेबल है या कितना वो स्ट्रांग है और होपफुली
you would be able to break the code. Yes, ideally हम इस चीज़ को एग्जाम्पल्स के थ्रू रिवील करवाने की कोशिश करेंगे कि आपको एक साइफर टेक्स्ट दिया गया है और उस साइफर टेक्स्ट से आप जो है वो प्लेन टेक्स्ट रिवील करें. सो इंशाल्लाह आज के लेक्चर में आप ये चीज़ एंजॉय करेंगे. सो लेट अस रिमाइंड and recall the concepts. This particular slide is of importance because this is telling you the basic, very basic of cryptography. होता क्या है कि प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, और याद रखिए कि जब हम प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी की बात करते हैं तो इसके साथ 3 सेम नाम हैं या 4 सेम नाम हैं. इसको प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है, इसको सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है, इसको सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है और इसको क्लासिकल एन्क्रिप्शन भी कहा जाता है या इसको सिंगल की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है. ये सारे इसके एक ही नाम हैं. सो इसमें आपने क्या करना है, इसमें 2 एल्गोरिदम्स हैं. आपने एन्क्रिप्शन वाला एल्गोरिदम अप्लाई करना है, प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट बनाना है, और डिक्रिप्शन वाला एल्गोरिदम भी आप इसमें अप्लाई करेंगे कि साइफर टेक्स्ट है वापस आपने प्लेन टेक्स्ट में बनाना है. ये कोई नई बात नहीं है, हमने इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन की थी कि क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम हो एज अ होल होता क्या है, और हमने ये बात की थी कि प्लेन टेक्स्ट पर जब कोई की यूज की जाती है तो वो साइफर टेक्स्ट बन जाता है. इस फिनोमेना को एन्क्रिप्शन कहते हैं, और जब साइफर टेक्स्ट पर उसी की को यूज करते हुए प्लेन टेक्स्ट रिवील किया जाता है तो इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को डिक्रिप्शन कहते हैं, और ये सारा एज अ होल क्रिप्टोग्राफी है. ठीक है. सो आपने एन्क्रिप्शन करनी है एल्गोरिदम ई के थ्रू, आपने डिक्रिप्शन करनी है एल्गोरिदम डी के थ्रू. हम इनको अपनी आसानी के लिए नाम ई और डी दे रहे हैं, ई फॉर एन्क्रिप्शन एंड डी फॉर डिक्रिप्शन. एंड सिंस इट्स अ प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफी, सो हम द सेम की जिसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो हम एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए भी यूज करेंगे. यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जिसको हमने पहले भी डिटेल में डिस्कस किया था कि आपकी सारी की सारी सिक्योरिटी तो इस चीज़ पर लाई करती है कि ये की के ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी. ये सेंडर और रिसीवर की सारी कम्युनिकेशन बेस कर रही है इस की पर. ये की आपस में कैसे एक्सचेंज करेंगे, सेंडर और रिसीवर ये की आपस में कैसे एक्सचेंज करेंगे. अगर सेंडर और रिसीवर उसी पब्लिक चैनल के थ्रू, उसी इनसिक्योर चैनल के थ्रू पहले की एक्सचेंज करते हैं और फिर उस की को यूज करते हुए एन्क्रिप्शन करते हुए अपना डाटा या टेक्स्ट ट्रांसफर करते हैं, सो सिक्योरिटी तो आपने अचीव इसलिए नहीं की क्योंकि जब आप की एक्सचेंज कर रहे थे तो हो सकता है कि मैन इन द मिडल पहले से बैठा हो सकता है कि वो आपकी सारी कम्युनिकेशन पहले वक्त से नोट कर रहा हो. तो जब आपने की भेजी वो की भी उसने नोट कर ली, और उसके बाद जो भी आप उस की को यूज करते हुए इनक्रिप्टेड डाटा भेज रहे हैं वो उसको की मालूम है, वो डिक्रिप्ट करते हुए आपका सारा टेक्स्ट रिवील कर देगा या सारा डाटा रिवील कर देगा. सो जी हाँ, की एक्सचेंज का फिनोमेना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. हम की कैसे एक्सचेंज करते हैं, हम पॉसिबली 2 तरीके हैं. या आप किसी थर्ड पार्टी से कहते हैं, वो थर्ड पार्टी ट्रस्टेड पार्टी होती है, जो सेंडर भी उस पर ट्रस्ट करता है और रिसीवर भी उस पर ट्रस्ट करता है. और ऐसी दुनिया में कई ऐसी थर्ड ट्रस्टेड पार्टीज हैं जो कि सारी दुनिया की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अपनी की एक्सचेंज के लिए उन थर्ड पार्टी से रिक्वेस्ट करती हैं, एंड दैट थर्ड पार्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योर एक्सचेंज ऑफ कीज बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. उस थर्ड पार्टी की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो डाटा को सिक्योरली ट्रांसफर करे, उसकी सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि की जो है वो सेफली और सिक्योरली सेंडर और रिसीवर को ट्रांसफर होगी, और उसके बाद जो भी कम्युनिकेशन है वो सेंडर और रिसीवर आपस में खुद करेंगे. सो एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि हम एज्यूम करते हैं कि ये सेंडर और रिसीवर इन पर्सन या पहले किसी तरीके से मिले हैं और उन्होंने पहले एक की आपस में डिसाइड की है, और ये की उन्होंने किसी पब्लिक चैनल पर डिसाइड नहीं की बल्कि आपस में लेट से किसी और तरीके के थ्रू, जब वो एक दूसरे के आमने सामने थे, इकट्ठे बैठे हुए थे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सो उन्होंने वहां पे बैठकर और फिर ये की एक्सचेंज की है. की एक्सचेंज के बारे में मजीद डिटेल्स भी हमारे लेटर लेक्चर्स में जारी रहेगी, लेकिन हमारी आज की डिस्कशन का ताल्लुक की एक्सचेंज नहीं है, बल्कि हम ये देखना चाहते हैं कि मुख्तलिफ साइफर
मुख्तलिफ इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स यूज़ करके आप कैसे प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट हासिल कर सकते हैं। जी, हमारी एग्जाम्पल थी प्रीवियस लेक्चर में। सो हम कहते हैं कि ईच लेटर इज असाइंड अ नंबर, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 0 एंड जेड इज इक्वल टू 25, बिकॉज हमारे पास टोटल 26 करेक्टर्स हैं। और आप इस पर्टिकुलर इंक्रिप्शन को या इस पर्टिकुलर क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम को आप सीजर साइफर भी कहते हैं और शिफ्ट साइफर भी कहते हैं। और फिर आप की डिसाइड करते हैं, की का साइज क्या है। की का साइज आप कुछ भी रख सकते हैं, सेंडर और रिसीवर आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई की का साइज 3 है या 5 है या 7 है या 17 है, कोई भी साइज आप उसमें रख सकते हैं। और फिर इफ यू रिमेंबर, हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर टेक्स्ट लिख रहे हैं ए, बी एंड सी, और अगर आपने की का साइज 3 रखा है, सो फिर क्या होगा कि आप ए के बजाय लिखेंगे, ए को बजाय आप लिखेंगे बी को स्किप करेंगे, सी को स्किप करेंगे और आप डी लिखेंगे। सो आपने 3 का जंप कर दिया। जब आपने साइज की 3 रखा तो आपने बी को स्किप किया, सी को स्किप किया और आपने डायरेक्ट कर दिया जंप 3 का, और वो आपके पास डी आ गया। इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि आपके पास प्लेन टेक्स्ट था, मीट मी आफ्टर द टोगा पार्टी। ठीक है, ये आपका प्लेन टेक्स्ट है, कोई भी प्लेन टेक्स्ट होता है। यहां पे की है 3, इसका मतलब यह है कि हर अल्फाबेट जो प्लेन टेक्स्ट में है, अगर आप उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप 3 का जंप करें। सो आप देख सकते हैं कि मीट में सबसे पहले एम है, सो एम का अगर आप 3 का जंप करें, सो एम के बाद 3 का जंप है, एन को स्किप किया, ओ को स्किप किया, और आपका थर्ड डिजिट आता है या थर्ड जंप पे आता है आपका पी। इसी तरह अगला प्लेन टेक्स्ट में वर्ड है ई, सो ई के बाद 3 का जंप करें क्योंकि साइज की का साइज 3 है। सो ई के बाद आप एफ को स्किप करेंगे, जी को स्किप करेंगे, और थर्ड है आपके पास एच। फिर मीट में सेकंड ई है, सो उसी तरह आप ई के बाद एफ को स्किप किया, जी को स्किप किया और आपके पास एच है। इसी तरह आपका मीट वर्ड में द प्लेन टेक्स्ट विच इज मीट, उसमें फर्स्ट वर्ड में लास्ट कैरेक्टर है टी। सो टी के बाद आप मजीद 3 का जंप करें, सो आपके पास आता है यू को स्किप किया, वी को स्किप किया और आपके पास आ गया डब्ल्यू। सो आपका प्लेन टेक्स्ट मीट when it was converted to the cipher text it became PHHW, और इसी तरह ME me शिफ्ट हो गया PH में एंड कीप गोइंग ऑन। सो आप देख सकते हैं कि प्लेन टेक्स्ट से आपका कैसे साइफर टेक्स्ट बन गया। ये क्रिप्टोग्राफिक स्कीम बड़ी सिंपल है, बड़ी इजी है और यूजफुल भी है, और आप इसको बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। यहां पे याद रखिए कि हमने इस पर्टिकुलर एग्जांपल में की का साइज 3 रखा, और जिस तरह मैंने पहले भी एम्फेसाइज किया दैट यू कैन कंसिडर एनी साइज ऑफ के। के कुड बी 3, के कुड बी 4, के कुड बी 5, के कुड बी 6 एंड कीप गोइंग ऑन, एंड के कुड बी अप टू 25। ठीक है, क्योंकि बिकॉज Z is the maximum which is 25। आप K का साइज 30 नहीं रख सकते क्योंकि आपके पास अल्फाबेट्स 30 नहीं है, आपके पास मैक्सिमम 26 अल्फाबेट्स हैं, सो 0 से 25 तक, सो मैक्सिमम साइज आपका यही होगा। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि ये सीजर साइफर या शिफ्ट साइफर कितना इंटरेस्टिंगली काम करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पे की साइज हमारे पास 7 है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि हम अब 7 का जंप करेंगे, अपनी ABC में हम 7 का जंप करेंगे। सो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है रोम इज द ग्रेटेस्ट एम्पायर, ये प्लेन टेक्स्ट है हमारे पास, और इसको हमने सीजर साइफर के थ्रू हमने इसको साइफर टेक्स्ट में तब्दील करना है, और इस केस में हमारे पास की साइज है 7। सो R है, सो R के बाद आप 7 का जंप करेंगे। ठीक है, सो R के बाद अगर आप 7 का जंप करें तो आपके पास क्या आता है S T U V W X एंड Y।
ठीक है। सो y आपका आएगा r की जगह पे। इसी तरह अगर आप o की बात करें, इसी तरह m के बाद 7 की बात करें और कीप गोइंग ऑन, सो आप देख सकते हैं कि r की जगह हमारे पास y आ गया, o की जगह हमारे पास v आ गया, m की जगह हमारे पास t आ गया और e की जगह हमारे पास l आ गया। ठीक है, क्योंकि हम वी हैव शिफ्टेड 7 अल्फ़ाबेट्स, सो हमने शिफ्ट कर दिया 7 अल्फ़ाबेट्स को। सो आपका प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट C आ गया। ठीक है, सो दैट वाज अनदर एग्जांपल वेयर वी चेंज द साइज फ्रॉम 3 to 7 एंड यू कैन हैव एनी साइज ऑफ K but not more than 26. So you have got this particular, this has got another example. ये एक और एग्जाम्पल है, इसमें हमने इंक्रिप्शन की, आपके पास प्लेन टेक्स्ट था और आपने साइफर टेक्स्ट हासिल किया। ठीक है, यहां पे आइए क्रिप्टो एनालिसिस परफॉर्म करते हैं या हम यहां पे डिक्रिप्शन परफॉर्म करते हैं। डिक्रिप्शन में क्या, जाहिर है आप एक रिसीवर हैं और आपको ये साइफर टेक्स्ट रिसीव हुआ है। ठीक है, यहां पे हम डिक्रिप्शन परफॉर्म कर रहे हैं और आपको साइफर टेक्स्ट C रिसीव हुआ और आपको पहले से पता था कि इसमें की साइज 7 है। अब अगर हमने इंक्रिप्शन करते हुए 7 का जंप किया था और हम आगे गए थे, सो डिक्रिप्शन करते हुए हम क्या करेंगे, 7 का जंप हम रिवर्स साइड पर लेंगे, 7 अल्फाबेट्स हम पीछे आएंगे। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास Y था, सो Y से पहले आप 7 अल्फाबेट्स आएंगे, जैसे कि हो जाएगा Y से पहले X, फिर इसके तरीके से आप 7 जंप आते जाए। सो आपका Y जो है वो बन जाएगा R में, V आपका 7 का जंप लेते हुए पीछे आए तो O में कन्वर्ट हो जाएगा, T आपका M में कन्वर्ट हो जाएगा, L जो है वो आपका 7 के लिहाज से पीछे का जंप करें तो आपके पास E में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कीप गोइंग ऑन। ठीक है, सो आपके पास जो प्लेन टेक्स्ट रिवील हुआ है वो है रोम वॉज बिल्ट इन अ डे, रोम वॉज नॉट बिल्ट in a day. So आप देख सकते हैं कि if you have got plain text and if you have got key and if you know the encryption algorithm or if you know the cryptographic system, so you can change the plain text into a cipher text using a key, and that would be encryption. On the receiver side, you will use the same key, the same cryptographic system, and you will decrypt from the cipher text into the plain text. So ये दोनों examples के through हमने इसको explore कर लिया। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें एक और एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है सीजर साइफर, और जिसमें हम डिक्रिप्शन करना चाह रहे हैं लेकिन हमें की मालूम नहीं है। इस केस में हमें की मालूम थी, यहाँ पे भी हमने डिक्रिप्शन की लेकिन हमें की मालूम नहीं थी। यहाँ पे भी हमने डिक्रिप्शन की, यहाँ पे हमें की मालूम थी, लेकिन इस केस में हम डिक्रिप्शन कर रहे हैं और हमें की मालूम नहीं है, हमें की मालूम नहीं है। अब हमने इस पर क्रिप्टो एनालिसिस परफॉर्म करना है और हमने इस कोड को ब्रेक करना है, या हमने इसको इस साइफर टेक्स्ट से हमने प्लेन टेक्स्ट रिवील करना है। ठीक है, अब अगर आपको याद हो तो सीजर साइफर की हमने बात की थी कि मैक्सिमम आपके पास 26 का जंप हो सकता है, या आपका के साइज 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 या 5 या 6 या मैक्सिमम 26 तक आप जा सकते हैं। सो आप इसमें हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेते हैं। पहले आप इस पर के का साइज 1 कंसिडर करेंगे, ठीक है, और आप इसको डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेंगे। 1 का साइज का मतलब यह है कि अगर टी लिखा हुआ है तो आप इससे एक अल्फाबेट पहले जाएंगे। जो टी से एक अल्फाबेट पहले है एस, और आप देखेंगे उसके बाद फिर आप एफ है तो की का साइज 1 है तो आप एक अल्फाबेट पहले जाएंगे, आपके पास ई आ जाएगा। सो आपके पास आ रहा है एस ई एम एंड कीप गोइंग ऑन। अगर तो ये मीनिंगफुल टेक्स्ट रिवील हो रहा है फिर तो आपको पता चल गया कि के का साइज 1 है, लेकिन अगर आप का जो टेक्स्ट रिवील हो रहा है वो स्टिल मीनिंगलेस है, इसका मतलब यह है कि के का साइज 1 नहीं है, फिर आप के का साइज 2 अप्लाई करेंगे। अगर 2 से वो मीनिंगफुल में रिट्रीव हो रहा है तो ठीक है, वरना आप फिर के का साइज 3 यूज करेंगे। सो आप इस पे ब्रूट फोर्स अटैक अप्लाई कर रहे हैं, ऑल पॉसिबल कीज आप अप्लाई कर रहे हैं। सो ऑल पॉसिबल कीज क्या है हमारे पास, या के का साइज 1 है या 2 है या 3 है या 4 है, कीप गोइंग ऑन, और या मैक्सिमम 26 है।
सो ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस को अगर आप ट्राई करेंगे सो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट रिसीव होगा। और यहाँ पे जब हमने इसको ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस के थ्रू डिक्रिप्ट करने की कोशिश की सो हमने रिवील किया कि के का साइज 17 है। के का साइज 17 का मतलब यह है कि जो प्लेन टेक्स्ट में टी लिखा हुआ है आप 17 अल्फाबेट्स रिवर्स जाए, क्योंकि हम डिक्रिप्शन कर रहे हैं। सो 17 अल्फाबेट्स रिवर्स जाएं, सो टी का 17 अल्फाबेट्स बैक जाने से आपके पास टी के अगेंस्ट आता है सी, एफ जो साइफर टेक्स्ट में लिखा हुआ है उसके अगेंस्ट 17 जंप्स आप पीछे जाएं तो आपके पास आएगा ओ। एन की अगर आप बात कर रहे हैं सो एन के अगेंस्ट आप 17 अल्फाबेट्स पीछे जाएं तो आपके पास आएगा डब्ल्यू। सो आपको पता चल रहा है कि आपने इस पूरे के पूरे साइफर टेक्स्ट पर जब के साइज 17 अप्लाई किया सो आपके पास प्लेन टेक्स्ट आया जो कि है कोवर्ड्स डाई मैनी टाइम्स बिफोर देयर डेथ्स, द वेलिएंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। ठीक है, ये जो भी प्लेन टेक्स्ट था, हम इसकी मीनिंग में नहीं जा रहे, एक इंग्लिश का सेंटेंस था जो कि विलियम शेक्सपियर ने कहा था और जिसको हमने जो है वो सीजर साइफर के थ्रू हमने अननोन की के थ्रू डिक्रिप्ट किया। सो आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर केस में आपने क्रिप्टा एनालिसिस परफॉर्म किया या आपने इस पर ब्रूट फोर्स अटैक अप्लाई किया और आपने हर पॉसिबल की यूज की और उस वक्त तक आप कीज अप्लाई करते गए जब तक कि आपके पास मीनिंगफुल टेक्स्ट रिवील नहीं हो गया। सो हमने के का साइज जब 1 किया तब भी मीनिंगलेस था, 2 किया तब भी मीनिंगलेस था, 3 किया तब भी मीनिंगलेस था। वी केप्ट गोइंग ऑन until we use the size of key k is equal to 17, and when we had a reverse jump of 17 alphabets, so we got this plain text which is written here. So आप देख सकते हैं कि किस तरीके से even with and without की आप कैसे decrypt कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं सीजर साइफर की कुछ लिमिटेशंस की जो कोई हमने पिछली स्लाइड में भी बात की है। सो ओनली हैव 26 पॉसिबल साइफर्स। ठीक है, या के का साइज 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, या ए को आप बी में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि 1 का जंप है, या ए को आप सी में कन्वर्ट कर रहे हैं जो कि 2 का जंप है, के का साइज 2 है, या ए को आप डी में कन्वर्ट करें जो कि के का साइज 3 को रिप्रेजेंट करता है, कीप गोइंग ऑन। सो आपकी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 26 बनती हैं। सो जिस तरह हमने यहां पर ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अप्लाई की और किसी एक की से हमें टेक्स्ट रिवील हो गया, सो आप बड़ा इजीली ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अप्लाई करते हैं। कुड सिंपली ट्राई ईच एंड टर्न बाय टर्न अप्लाई करें और आपको ये यूज हो सकता है। आप ब्रूट फोर्स अटैक भी इस पे अप्लाई कर सकते हैं। अगेन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 26 एंड देन यू कैन अल्टीमेटली फाइंड आउट द प्लेन टेक्स्ट थ्रू अ साइफर टेक्स्ट। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सिर्फ आपने 1 by 1 हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को अप्लाई करना है इफ यू डोंट हैव द की एंड इफ यू वांट टू डिक्रिप्ट इट। सो डू नीड टू रिकॉग्नाइज व्हेन हैव प्लेन टेक्स्ट, मतलब आपको जब मीनिंगफुल टेक्स्ट नजर आना शुरू हो जाएगा इसका मतलब है कि आपका के साइज वही है और आप उसको यूज करते हुए पूरे के पूरे साइफर टेक्स्ट पर अप्लाई कर देते हैं। Let us further have a look on mono-alphabet ciphers. So what we do here is that instead of substituting each letter in a sequential order, shifting, we substitute the letters arbitrarily. Caesar cipher में या shift cipher में तो हमने k का साइज डिफाइन किया और हम एक ऑर्डर में एक सीक्वेंस में जो है वो प्लेन टेक्स्ट के एलिमेंट्स को साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। मोनो अल्फाबेटिक में हम ऐसे नहीं करते बल्कि हम एक लेटर्स को आर्बिट्ररीली सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अगर शिफ्ट साइफर में ए रिप्रेजेंट कर रहा था बी को विद द की साइज 1, सो इसका मतलब यह है कि बी रिप्रेजेंट करेगा सी को, डी रिप्रेजेंट करेगा ई को, क्योंकि आपका के साइज 1 है। मोनो अल्फाबेटिक में हम ऐसे नहीं करते बल्कि हम जो है वो लेटर्स को आर्बिट्ररीली रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहेंगे कि ए रिप्रेजेंट होगा डी से, बी रिप्रेजेंट होगा एल से, सी रिप्रेजेंट होगा पी से। फॉर एग्जांपल जो हमने मिक्स एंड मैच कर लिया आर्बिट्ररीली।
ठीक है। सो ईच प्लेन टेक्स्ट लेटर मैप्स टू यूनिक साइफर टेक्स्ट लेटर, ठीक है। सो आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, सो आप एज्यूम कर सकते हैं या आपकी फाइंडिंग ये होगी कि आपकी की 26 कैरेक्टर्स लॉन्ग है। सो हमारे पास मोनो अल्फाबेटिक साइफर की सिक्योरिटी की अगर बात करें, सो हाउ मेनी टोटल कीज आर देयर, क्योंकि हमारे अल्फाबेट्स टोटल 26 हैं, ठीक है। सो 26 की ऑल पॉसिबल कम्बिनेशंस अगर आप निकालें, ठीक है, सो आपके पास आ सकता है 4 × 10⁻26, 4 × 10⁻26 पॉसिबल कीज आती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा फिगर है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि 2⁻4 जो है वो आपको 16 देता है, 2�5 जो है वो आपको 32 देता है, 2⁸ आपको 256 देता है, और कीप गोइंग ऑन। तो ये 10⁻26 ये तो आपको बहुत ज्यादा वैल्यू देगा। इसका मतलब ये है कि 10 के आगे आप 26 जीरोस लगाएं, ठीक है। टोटल आप 26 जीरोस होंगे, 1 के साथ 26 जीरोस होंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 4 होगा। सो ये पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनती हैं, जो कि बहुत ज्यादा बड़ी तादाद है पॉसिबल कीज की। सो अगर आप इस पे ब्रूट फोर्स अटैक अप्लाई करना चाहें, सो क्या आपके ख्याल में ये सिक्योर है? क्योंकि आप इतनी ढेर सारी कीज यूज कर रहे हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो कि ये स्टिल सिक्योर नहीं है। गो कि ये नंबर ऑफ कीज बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप इसकी पॉसिबल कम्बिनेशंस तो यहां पर नहीं है, ठीक है। पॉसिबल कम्बिनेशंस को तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आप पिछले लेक्चर का वो टेबल याद करें जहां पे हमने 26 फैक्टोरियल की बात की थी, और हमने कहा था कि इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू डिक्रिप्ट दिस पर्टिकुलर और टू क्रिप्ट एनालाइज और टू अप्लाई द ब्रूट फोर्स अटैक ऑन दिस पर्टिकुलर केस, ठीक है। सो आप ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अप्लाई नहीं कर सकते। ब्रूट फोर्स अटैक के थ्रू ये सिक्योर है, लेकिन क्रिप्टा एनालिसिस के अटैक के थ्रू ये सिक्योर नहीं है। कैसे? आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। इस पर्टिकुलर केस में जब आप मोनो अल्फाबेटिक साइफर की बात करते हैं, जहां पे आपने ए को फॉर एग्जाम्पल डी से रिप्रेजेंट किया, बी को आपने पी से रिप्रेजेंट कर लिया, सी को आपने अल्फाबेट डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दिया, सो आपने मिक्स एंड मैच किया है, ठीक है। सो आपके पास 26 फैक्टोरियल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आती हैं। ब्रूट फोर्स के अटैक के अगेंस्ट ये सिक्योर है, लेकिन फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अटैक के थ्रू ये सिक्योर नहीं है। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अटैक क्या है? लेट अस हैव अ लुक इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड। फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अटैक पर एक्चुअली जाने से पहले ये इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में ये 3-4 पॉइंट्स हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अटैक क्या है। सो ह्यूमन लैंग्वेजेस आर रिडंडेंट। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द टाइम we repeat same words. Most of the time we are repeating same words. Either you talk about writing the language or you talk about speaking that language. So the language is redundant. Words are repeated. Alphabets are repeated. The sentences which I am speaking, most of the words here are also being repeated. For example, you can notice that I am repeating the word "are" many times. Word "are". I am repeating the term "are" many times. So this is because all languages are redundant. अगर आप उर्दू लैंग्वेज की भी बात करें तो इसमें भी हम बहुत से अल्फाज को दोहरा रहे हैं, ठीक है। सो और यही वजह है कि दैट इज व्हाई वी कैन कंप्रेस टेक्स्ट फाइल्स। कंप्रेशन का अगर आपको अंदाजा हो, जहां पे आपकी एक बड़ी फाइल होती है, आपका एक वर्ड फाइल को अगर जिसका साइज लेट्स से 4 MB है, सो आप उसको कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज
फॉर एग्जाम्पल 2 MB तक रिड्यूस हो जाता है या 2.4 MB तक रिड्यूस हो जाता है। सो वो कंप्रेशन में क्या चल रहा होता है कि रिपीटेड वर्ड्स को एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है, रिपीटेड वर्ड को एलिमिनेट कर लिया जाता है। बहरहाल कंप्रेशन एल्गोरिथम्स कैसे काम करते हैं हम उसकी तरफ नहीं जा रहे, लेकिन आज इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम ये गौर कर रहे हैं कि कैसे लैंग्वेजेस रिडंडेंट हैं। मजीद मजे की बात यह है कि लेटर्स आर नॉट इक्वली कॉमनली यूज्ड। दिस मीन्स दैट सम ऑफ द लेटर्स विल बी रिपीटेड क्वाइट फ्रीक्वेंटली, some of the letters will be repeated quite frequently, while some of the letters they will not be repeated many times. As far as the example is concerned, so you can notice that I am using the term the many times. So the term or the letter or the word, some of them they are repeated many times, and some of the words or letters they are used very often. For example, which is the most common letter? अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, ABC की बात करें, सो उसमें एक लेटर है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और वो लेटर है E। वो लेटर है E। अगर आप एक इंग्लिश का सेंटेंस उठा के देख लें, सो उसमें लेटर E ज्यादा जो है वो यूज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसी स्लाइड में गौर करें, सो यहां पे आप देखें, सो ई बहुत दफा यूज हो रहा है। अगर आप इस स्लाइड के टाइटल से देखें, सो लैंग्वेज में वर्ड ई है, अल्फाबेट ई है, रिडंडेंसी में अल्फाबेट ई है, और इसके अलावा जब आप पहली लाइन में आ रहे हैं ह्यूमन लैंग्वेजेस आर रिडंडेंट, इसमें ई का जो अल्फाबेट है वो 2 दफा रिपीट है। इसी तरह सेकंड लाइन में आप आए, दैट्स वाई वी कैन कंप्रेस की बात करें, सो इसमें वर्ड ई 4 दफा आया हुआ है, वी में, कंप्रेस में, टेक्स्ट में और फाइल में। इसी तरह अगर आप तीसरी लाइन की बात करें, लेटर्स आर नॉट इक्वली कॉमनली यूज, सो आप देख सकते हैं लेटर्स में 2 दफा है, आर में ई 1 दफा है, ठीक है, यूज में इक्वली में और यूज में वर्ड ई 1 दफा है। इसी तरह फोर्थ में अगर आप देखें, सो विच इज द मोस्ट कॉमन लेटर, अब इसमें अल्फाबेट ई की बात करें तो यहां पे भी 2 दफा है। सो ये सिर्फ एक एग्जांपल है। आप कोई भी इंग्लिश का टेक्स्ट, इंग्लिश का पैराग्राफ, इंग्लिश का कोई ऐसे उठा के देखें तो आप नोटिस करेंगे कि वर्ड ई उसमें बहुत ज्यादा रिपीट होगा, वर्ड ई उसमें बहुत ज्यादा रिपीट होगा। सो ई इज द मोस्ट कॉमन लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज। विच इज द लीस्ट कॉमन लेटर? सो इन्हीं 4 बुलेट्स को आप देखते हुए क्या बता सकते हैं कि इसमें कौन सा लेटर है जो कि कम तरीन तौर पर यूज किया गया है? सो द लेटर विच इज लीस्ट कॉमनली यूज्ड इज Z या Z। आप देख सकते हैं कि इस पूरी स्लाइड में Z का वर्ड कहीं पे भी नहीं आया सिवाय इसके जो हमने लास्ट में लिखा है। सो हमारे जो 4 बुलेट्स हैं, Human languages are redundant, that's why we can compress text files. Letters are not equally used, which is the most common letter. इन 4 बुलेट्स में आपको Z 1 दफा भी नजर नहीं आया, ठीक है। सो E आपको बहुत ज्यादा नजर आया है और Z आपको बहुत कम नजर आता है, ठीक है। सो इंग्लिश लैंग्वेज की ये कैरेक्टरिस्टिक है कि उसमें सर्टन लेटर्स बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं और कुछ लेटर्स या अल्फाबेट्स उसमें बहुत कम यूज होते हैं। अगर ओवरऑल एनालिसिस की बात की जाए, इंग्लिश लैंग्वेज फ्रीक्वेंसीज की बात की जाए, सो ये टेबल आपको बता रहा है कि किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, किसी भी इंग्लिश लैंग्वेज के पैराग्राफ, सेंटेंस, ऐसे, वर्ड की बात करें, सो उसमें जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो इस तरीके से डिवाइडेड हैं। फॉर एग्जाम्पल वर्ड ए उसमें तकरीबन 8% यूज होता है, वर्ड बी उसमें 1.49% यूज होता है, सी उसमें मोर लेस 2.7% यूज होता है, इसी तरह डी, और आप देख सकते हैं कि ई बहुत ज्यादा यूज हो रहा है जिसकी मैक्सिमम यूजेज एंड दैट इज 12.7%, ठीक है। ये टेबल, ये ग्राफ एक एस्टिमेटेड ग्राफ है। किसी भी अगर आप ऐसे को उठा के, इंग्लिश के ऐसे को उठाकर अगर आप रिवील करना चाहें, सो इंग्लिश लेटर की फ्रीक्वेंसीज एवरेज तौर पर इस तरीके से है कि ई उसमें
मोर लेस हर इंग्लिश राइटिंग में ज्यादा यूज होता है। इसी तरह ई के बाद जो सेकंड हाईएस्ट लेटर फ्रीक्वेंसी है वो है टी, जिसकी फ्रीक्वेंसी 9.06% है, जो कि ई के बाद सेकंड हाईएस्ट है। और इसी तरह अगर आप लोएस्ट की बात करें, जो हमने पिछली स्लाइड में भी बात की, यहां पे हमने कहा कि जो लीस्ट कॉमन लेटर है वो जी है, और आप देख सकते हैं कि यहां पे जी सिर्फ 0.07% यूज हो रहा है। जे भी कम यूज हो रहा है, जे भी तकरीबन 0.7% है, लेकिन जी जो है वो 0.07% है, मतलब जी उसमें लीस्ट कॉमनली यूज हो रहा है। सो इस ग्राफ से हमने क्या एनालाइज किया? इस ग्राफ से हमने ये एनालाइज किया कि कुछ अल्फाबेट्स हैं जो कि हाईली यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि ई और टी, और कुछ लेटर्स हैं या कुछ अल्फाबेट्स हैं जो कि बहुत कम यूज किए जा रहे हैं, जैसे कि जी और जे। अब इसी चीज को, या क्यू भी आप कह सकते हैं, अब इसी चीज को, इसी फ्रीक्वेंसी एनालिसिस को सामने रखते हुए हम किसी साइफर टेक्स्ट पर फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हुए हम उसमें से प्लेन टेक्स्ट निकालेंगे। आइए मजीद बात करते हैं। सो लैंग्वेज रिडंडेंसी और क्रिप्टो एनालिसिस में सो वी हैव टेबल्स ऑफ सिंगल, डबल एंड ट्रिपल लेटर फ्रीक्वेंसीज फॉर वेरियस लैंग्वेज। मतलब हम ये देखते हैं कि यहां पे हमने कुछ लेटर्स की बात की, कुछ ऐसे डायग्राम और ट्राइग्राम भी हैं जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं। डायग्राम क्या है? इंग्लिश के वो अल्फाबेट्स जो कि दो इकट्ठे यूज होते हैं, जैसे कि टी एच, साउथ में टी एच आ रहा है, नॉर्थ में टी एच आ रहा है, फिफ्थ में टी एच आ रहा है, ठीक है। इसी तरह दी, इसमें जो है वो टी एच आ रहा है। सो ये डायग्राम है। सो दो कौन से वर्ड मिलकर बहुत ज्यादा यूज होते हैं, वो टी एच है। तीन कौन से वर्ड मिलकर ज्यादा यूज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो है वर्ड दी, ठीक है। सो दी वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है। दो की बात करें तो टी एच बहुत कॉमनली यूज होता है, और तीन की बात करें सो एक वर्ड दी है जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है। इस टेबल में हमने अल्फाबेट्स का या ईच लेटर का फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया है, जबकि एक और स्टडी के मुताबिक जो दो वर्ड्स का जो डायग्राम है वो कौन सा ज्यादा यूज होता है, वो है टी एच, और जो तीन वर्ड्स का या तीन लेटर्स का जो वर्ड बहुत ज्यादा यूज होता है वो है दी। अब ये कुछ फाइंडिंग्स हैं, ठीक है। इन फाइंडिंग्स को सामने रखते हुए हम मोनो अल्फाबेटिक पर क्रिप्टो एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, और हम उसमें से साइफर टेक्स्ट में से प्लेन टेक्स्ट रिवील करेंगे, ठीक है। सो आइए एक एग्जांपल करने से पहले थोड़ी सी और बात भी करते हैं। सो की कॉन्सेप्ट क्या है? मोनो अल्फाबेटिक सब्स्टिट्यूशन साइफर्स डू नॉट चेंज रिलेटिव लेटर फ्रीक्वेंसीज। इसका मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल द वर्ड THE रिप्रेजेंट हो रहा है ZWF से, ठीक है, सो ये ZWF उस साइफर टेक्स्ट में हमेशा ही उसी को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक जगह पे ZWF दी को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरी जगह पे ZWF किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉज को रिप्रेजेंट कर रहा है या आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये जो है वो सेम फ्रीक्वेंसी यूज रहेगी, सेम ही वर्ड रिप्रेजेंट होगा। So each occurrence of a particular plain text letter maps to the same cipher text letter। और वही बात यहां पर भी बात करने हैं कि अगर A P में P को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो उस पूरे के पूरे साइफर टेक्स्ट में जहां जहां पे A है वो P ही से रिप्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं पे A P से रिप्रेजेंट हो रहा है और उसी साइफर टेक्स्ट में जो है वो A जो है वो किसी और अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट हो रहा है। सो ये लेटर्स की फ्रीक्वेंसी या वर्ड्स की फ्रीक्वेंसी और इंडिविजुअल अल्फाबेट्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेम रहती है, वो कंसिस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं रहती। इसी चीज को सामने रखते हुए हम अटैक आसानी से कर सकते हैं, या हम क्रिप्टो एनालिसिस आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी कैलकुलेट लेटर फ्रीक्वेंसीज फॉर साइफर टेक्स्ट एंड देन वी कंपेयर और काउंट अगेंस्ट नोन वैल्यूज। अब नोन वैल्यूज हमारे पास क्या है?
इन स्लाइड से हमें क्या नोन वैल्यूज पता चली हैं? नोन वैल्यूज क्या है? ई सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, उसके बाद टी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, जेड सबसे कम यूज हो रहा है, ठीक है। डायग्राम में टी एच ज्यादा यूज होता है और ट्राइग्राम में डी ज्यादा यूज होता है। अब ये नोन रूल्स है हमारे पास, नोन वैल्यूज हैं, नोन फाइंडिंग्स हैं हमारे पास, ठीक है। इनको सामने रखते हुए हम देखते हैं कि कौन से लेटर्स ज्यादा यूज हो रहे हैं और फिर उसके बाद हम साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट हासिल करते हैं। सो अगर आप रेडी हैं सो क्या हम क्रिप्टा एनालिसिस परफॉर्म करें? आइए हम इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में क्रिप्टा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। ये मोनो अल्फाबेट साइफर की एग्जाम्पल है जिसमें हमें एक साइफर टेक्स्ट दिया गया है और हमने इस पर क्रिप्टा एनालिसिस परफॉर्म करना है। I can understand that only by looking into this cipher text, this might be confusing for you or this might be impossible for you to break. But I can assure you that after a couple of slides and after a few minutes, you will be able to break this code. So let us have a look on this cipher text. So we can see that it's totally ambiguous, meaningless, vague, and we have got no clue that what's going on here. But using the frequency analysis, we can identify the plain text which is obtained after which is used or which will be revealed through this cipher text. So you can see that there are letters U, Z, Q, S, O, V. So if we do some frequency analysis, we come to know that in this particular cipher text, P has been used mostly. So the frequency analysis in this particular cipher text says that P has been used mostly 13.33%. After that, Z has been used second highestly, 11.67%. Right? Then we have got S, which has been used third mostly, so 8.33%. ठीक है? So इस पूरे टेक्स्ट पर जब हमने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया, सो ये 26 कैरेक्टर्स जो हैं वो इस फ्रीक्वेंसी से, इस परसेंटेज से यूज हुए हैं। P इसमें सबसे ज्यादा यूज हुआ है, Z इसमें सेकंड नंबर पर यूज हुआ है और कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि C, K, L, N, R ये बिल्कुल ही यूज नहीं हुए। याद रखिए कि यहां पर हम एक साइफर टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। सो यहां पे अगर Z सेकंड हाईएस्ट तौर पर यूज हुआ है तो ये हमें कुछ आइडिया दे रहा है, ऑब्वियसली ये प्लेन टेक्स्ट का Z नहीं है, ये साइफर टेक्स्ट का Z है, ठीक है। जो P की हम बात कर रहे हैं तो ये प्लेन टेक्स्ट का P नहीं है, ये साइफर टेक्स्ट का है, ठीक है। सो हमने अपने यहां पे जो दो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज जिन अल्फाबेट्स की है वो है P और Z, ठीक है। और आपने इस टेबल में क्या देखा था? आपने इस टेबल में देखा था कि जो दो हाईएस्ट वर्ड्स यूज हो रहे हैं वो हैं E और T। सो इसी टेबल को जहन में रखते हुए, कुछ नॉन फाइंडिंग हैं, इनको जहन में रखते हुए यही रूल हम यहां पे अप्लाई करते हैं, ठीक है। सो P और Z हैं जो कि ज्यादा यूज हुए हैं। सो हम एज्यूम करते हैं कि P और Z रिप्रेजेंट कर रहे हैं E और T को। क्यों? मैंने अभी आपको बताया कि जो इंग्लिश फ्रीक्वेंसी एनालिसिस का टेबल था उसमें E सबसे ज्यादा यूज हुआ है और T सेकंड हाईएस्ट नंबर पे यूज हुआ है। हमारे साइफर टेक्स्ट में भी यही हुआ है कि P सबसे ज्यादा यूज हुआ है और सेकंड नंबर पे Z जो है वो या Z ज्यादा यूज हुआ है। अब यही चीज हम अपने साइफर टेक्स्ट पर अप्लाई करते हैं और हम P एंड Z को हम E और T से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो बोल्ड वर्ड्स हैं जैसे कि T और E, ये प्लेन टेक्स्ट में आप देखें सेकंड नंबर पे यहां पे आपके साइफर टेक्स्ट में Z था, ठीक है। U के बाद सेकंड था Z। सो हमने इस Z को
टी में कन्वर्ट कर दिया और इसी तरह हमने पी को ई में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, जो जहां जहां पर पी और जेड थे साइफर टेक्स्ट में, उनको हमने ई और टी में चेंज कर दिया। मैं अगेन यहां पे आपको बताता चलूं कि क्यों किया हमने ऐसे। हमने ये इसलिए किया है कि इंग्लिश लैंग्वेज में ई और टी ज्यादा रिप्रेजेंट होते हैं, ये टॉप 2 लेटर्स हैं। हमें जो साइफर टेक्स्ट मिला था उस पर जब हमने फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया तो पी और जी ज्यादा यूज हो रहे हैं। सो हमें एक अंदाजा हो गया, क्योंकि एक नॉर्मल रूल है कि पी और जी जो है वो ई और टी को रिप्रेजेंट करने हैं। सो हमने अपने साइफर टेक्स्ट में पी और जी की जगह ई और टी को रिप्लेस कर दिया। अब अगर हम डायग्राम्स की बात करें, ठीक है, सो हमारे डायग्राम्स जो है वो ZW ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, ZW आप देख सकते हैं कि इसमें इस साइफर टेक्स्ट में 3 दफा ZW यूज हुआ है। ठीक है, इसी तरह इस ZW को हम जो है वो रिप्लेस करते हैं TH से। क्यों रिप्लेस करेंगे TH से? क्योंकि हमने चंद स्लाइड पहले हमने ये फाइंडिंग की थी कि ZW TH को मोस्टली रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या TH जो है वो सबसे ज्यादा डायग्राम में ये आता है और हम इसको यूज करते हैं। जहां पे ZW था, फॉर एग्जाम्पल इस साइफर टेक्स्ट में, ये जो हमारे पास साइफर टेक्स्ट था, आप देख सकते हैं कि पहली लाइन में कीप गोइंग ऑन, और आप देख सकते हैं कि ZW पहली लाइन में भी है, इसी तरह ZW दूसरी लाइन में भी है, और इसी तरह ZW की कॉम्बिनेशन एक दफा फिर आई है थर्ड लाइन में। सो ZW 3 टाइम्स इस साइफर टेक्स्ट में आया है। सो हमने क्या किया कि हमने ZW को TH के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, अब इसी तरह अगर ZWTH है, सो ZWP जिसकी अकरेंस और भी ज्यादा थी, उसको हमने रिप्लेस कर दिया D से THE। ठीक है, सो हम कहीं पे जो अल्फाबेट ज्यादा आ रहे हैं नॉन फैक्ट्स के थ्रू, जो हमें पता है इंग्लिश लैंग्वेज में, वहां पे रिप्लेस कर दिया। इसी तरह डायग्राम्स और ट्राइग्राम्स को हमने रिप्लेस कर दिया। और इसी तरह हम आगे मजीद चलते हैं। हमने एज्यूम किया, हम गेस कर रहे हैं, वी गेस दैट S इज रिप्रेजेंटेड बाय A। सो इस साइफर टेक्स्ट में जहां जहां पे S था उसको हमने A से रिप्लेस कर दिया। ये इसी वजह से क्योंकि S की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, और थर्ड नंबर पे जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वो है A है। हमारे साइफर टेक्स्ट में भी यही था। सो हमने, आप ऊपर देख सकते हैं कि 4th अल्फाबेट था S, हमने इसको रिप्लेस कर दिया A से। ठीक है, इसी तरह फर्स्ट लाइन में ही आप देखें जहां जहां पे S था हमने उसको रिप्लेस कर दिया A से। अब आप देख सकते हैं कि चीजें आहिस्ता आहिस्ता रिवील हो रही हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन में आप एक करैक्टर देखें, ये जो साइफर टेक्स्ट है इसकी फर्स्ट लाइन में सेकंड पैराग्राफ, यहां पे आप देखें तो आपको एक वर्ड दैट नजर आ रहा है, THAT, दैट नजर आ रहा है। अब चीजें हमारे पास कुछ रिवील होना शुरू हुई हैं। हम मजीद इस पर रिप्लेस करते हैं और हम एज्यूम करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि U, V और M जो है वो O, I और N को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि हमने क्रिप्टो एनालिसिस किया है। हमने अपने साइफर टेक्स्ट पर जब एनालिसिस किया तो हमें रिवील हुआ कि U, V और M ज्यादा यूज हो रहे थे, सो इसको हमने O, I और N के साथ रिप्लेस कर दिया। सो इसी तरह आप हिट एंड ट्रायल करते रहे। सो हमने अपने साइफर टेक्स्ट से फॉलोइंग प्लेन टेक्स्ट रिवील किया, जो कि ये है, इट वॉज डिस्क्लोज्ड yesterday that several informal but direct contacts have been made with political representatives of the Wade Congress or Cong in Moscow. So यहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस अटैक के थ्रू आपने साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट हासिल कर लिया। आई होप कि ये आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी, कोई मुश्किल नहीं था। मैं आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा
दोबारा समझाने की कोशिश करता हूं। याद रखिए कि इंग्लिश लेटर की फ्रीक्वेंसीज हैं, ये एक वेल नोन टेबल है, ठीक है। ये इंग्लिश लैंग्वेज पर जब ये फ्रीक्वेंसी एनालिसिस है तो एवरेज वैल्यूज यही आती हैं और ये हमें बताती हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड ई बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे टी यूज़ होता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि ए यूज़ होता है, ठीक है। इसी तरह एन ओ ये वर्ड्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जो जी लेटर जी है वो सबसे कम यूज़ हो रहा है। इसी तरह हम अगर डायग्राम्स और ट्रायग्राम्स की बात करें तो हमारे पास टी एच और टी एच ई ज़्यादा यूज़ होता है। हमें एक साइफर टेक्स्ट दिया गया, अब इन्हीं नोन रूल्स को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं और हम अपने इस साइफर टेक्स्ट पे हम जो है वो फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करते हैं। यहाँ से हमारा क्रिप्टा एनालिसिस शुरू हो गया। जब हमने इस पर क्रिप्टा एनालिसिस परफॉर्म किया सो वी केम टू नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि पी सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, सेकंड नंबर पे जी यूज़ हो रहा है, उसके बाद एस यूज़ हो रहा है, फिर यू है एंड कीप गोइंग ऑन। सो हमने एनालाइज किया कि पी जी एस ये ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। सो और पिछले टेबल में हमारे पास ई टी और ए ज़्यादा यूज़ हो रहे थे। अब इसी तरह इसको हमने चेंज कर दिया, जहाँ जहाँ पे पी और जेड था उसको हमने ई और टी से रिप्लेस कर दिया। इसी तरह डायग्राम्स जहाँ पे ZW थे उसको हमने TH से रिप्रेजेंट कर दिया, जहाँ पे डायग्राम्स ZWP था उसको हमने THE से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद हमने S को A के साथ रिप्रेजेंट कर दिया क्योंकि S की अकरेंस भी बहुत ज़्यादा है। सो चीज़ें ऐसा ऐसा रिवील होना यहाँ पे शुरू हो गई। फिर उसके बाद हमने U, V और M इनकी हाईएस्ट वैल्यूज़ थी, इनको हमने O, I और N के साथ रिप्लेस किया। सो हिट एंड ट्रायल करते हुए फ्रीक्वेंसी एनालिसिस और कुछ नोन फैक्ट्स को सामने रखते हुए अल्टीमेटली वी हैव डिस्क्लोज्ड एंड वी हैव रिवील्ड दैट दिस वाज द प्लेन टेक्स्ट दैट इज ऑब्टेन्ड आफ्टर आवर क्रिप्टा एनालिसिस, ठीक है। सो आई होप कि ये आपके लिए इंटरेस्टिंग था। समरी ऑफ today's lecture. In today's lecture we have explored more example of Caesar cipher and we have seen its limitations. We have seen that there could be maximum of 26 keys, and if a cipher text has been generated and you are not provided with a key, so using a brute force attack, using all possible combinations from k is equal to 1 to k is equal to 26, still you can break the code, or still you can do reveal the plain text when you were given cipher text. So there were some limitations. There are limitations associated with the shift cipher. That is why we consider it not very powerful, not very unbreakable. So to accommodate this limitation, we then use monoalphabetic cipher. Monoalphabetic cipher में ये होता है कि आप arbitrarily words को यूज करते हैं, arbitrarily. फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट साइफर में तो आपने ये कहा कि ए जो है वो बी से रिप्रेजेंट हो रहा है क्योंकि के 1 है, सो मतलब एक का जंप है, तो ए के बजाय बी रिप्रेजेंट होगा, बी के बजाय सी रिप्रेजेंट होगा. मोनो अल्फाबेटिक में हम रैंडमली आर्बिट्ररली रिप्रेजेंट करते हैं और हम कहते हैं कि ए जो है वो पी से रिप्रेजेंट होगा, बी जो है वो डब्ल्यू से रिप्रेजेंट होगा, सी जो है वो फॉर एग्जाम्पल एल से रिप्रेजेंट होगा. यहाँ पे अगर आप मोनो अल्फाबेटिक की बात करें तो आपके पास 26 फैक्टोरियल पॉसिबल कीज आती हैं, जो कि 4 × 10 raised to power 26 है, जो कि आपको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ कीज देगा. ठीक है, अब आप इस पे ब्रूट फोर्स अटैक अगर अप्लाई करें भी तो आपको सालों लग जाएंगे साइफर टेक्स्ट को ब्रेक करने में या साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट रिट्रीव करने में. सो आपका मोनो अल्फाबेटिक ब्रूट फोर्स अटैक के अगेंस्ट तो ठीक है, सिक्योर है, लेकिन अगर आप उस पे लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी अप्लाई करें, सो लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी अटैक के अगेंस्ट जो है वो सिक्योर नहीं है, और स्टिल आप कीज को 26 फैक्टोरियल की को यूज किए बगैर, ब्रूट फोर्स अटैक किए बगैर आप क्रिप्टा एनालिसिस करते हुए आप साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट रिसीव कर सकते हैं. और एक एग्जांपल के थ्रू हमने देखा
कि हमने जब फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया कुछ नॉन फैक्ट्स थे हमारे पास, ठीक है, वही नॉन फैक्ट्स हमने अपने साइफर टेक्स्ट पर अप्लाई किए, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस किया, हमने देखा कि कौन से अल्फ़ाबेट्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, कौन से डायग्राम्स और ट्रायग्राम्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, और कुछ हिट एंड ट्रायल किया, और हिट एंड ट्रायल करते हुए हमने साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट हासिल कर लिया। सो आप देख सकते हैं कि स्टिल अगर आपकी की 26 फैक्टोरियल तक लॉन्ग है, आप की जो साइफर टेक्स्ट है वो स्टिल सिक्योर नहीं है, और आप उससे फ्रीक्वेंसी एनालिसिस या लैंग्वेज फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के थ्रू आप स्टिल उसे अपने प्लेन टेक्स्ट को रिट्रीव कर सकते हैं, और आपने एक एग्जाम्पल के थ्रू, आपने क्रिप्टा एनालिसिस के थ्रू आपने कोड ब्रेक किया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हमारी मज़ीद क्रिप्टोग्राफिक स्कीम्स पर डिस्कशन जारी रहेगी। हम मज़ीद एग्जाम्पल्स देखेंगे, हम वन टाइम पासवर्ड्स और OTP देखेंगे, हम विनेगर साइफर को देखेंगे, और हम रेल फेंस साइफर को देखेंगे। ये डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं जो कि हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आई होप कि आज के लेक्चर को आपने एंजॉय किया होगा और आपको एक क्रिप्टा एनालिस्ट बनकर खुशी महसूस हुई होगी। हमारी ये डिस्कशन इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगी मोर इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स के साथ, मोर क्रिप्टोग्राफिक स्कीम्स के साथ। इंशाल्लाह आई विल सी यू विद मोर डिटेल्स, with more interesting examples of cryptographic systems and how to break them or how to reveal them. Inshallah, I'll see you in next lecture. Bye for now. Allah Hafiz.